और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां से इस वक्त की बेहद ही अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर, नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान 7 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 2 जवान शहीद हुए हैं, 1 जवान घायल है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा टीमों का ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर देखा गया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 7 जो नक्सली हैं वो ढेर हो चुके हैं। 2 जवान भी इस दौरान शहीद हुए हैं। बेहद ही अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। बताते ये भी चले कि 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, 1 जवान घायल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। डीआरजी, एसटीएफ की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बेहद ही अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है, 7 नक्सली मारे जा चुके हैं, 2 जवान शहीद, 1 जवान घायल है। इस पूरे मामले में मुठभेड़ अभी जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा टीमों ने ज्वाइंट रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बेहद ही अहम जानकारी साझा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पर एक बार फिर से जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 जवान हालांकि इस दौरान शहीद हो गए और 1 जवान घायल है और 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है जवानों की ओर से। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। और चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम का ऐलान हो चुका है। जी हां, सूर्य कुमार यादव T20 टीम की करेंगे कप्तानी। टीम में शुभमन गिल की हुई वापसी, नीतीश रेड्डी की जगह हार्दिक पांड्या की अब एंट्री हो चुकी है। बेहद ही अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। नीतीश रेड्डी की जगह हार्दिक पांड्या की एंट्री, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम का ऐलान हो गया। सूर्य कुमार यादव T20 टीम का कप्तानी करेंगे और टीम में शुभमन गिल की वापसी हो चुकी है। नीतीश रेड्डी की जगह हार्दिक पांड्या की इस बार एंट्री हुई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम का ये ऐलान हो गया। बताते आपको चले कि टीम में शुभमन गिल की वापसी हो चुकी है और हार्दिक पांड्या की भी एंट्री हुई नीतीश रेड्डी की जगह। और चलिए इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर लाल किले ब्लास्ट के मामले में अपडेट सामने आया है। आरोपी जसीर बिलाल यावानी यानी कि दानिश की पेशी हुई है। दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दानिश की एनआईए रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड इसकी बढ़ा दी है। तो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में ये बड़ा अपडेट, आरोपी जो है दानिश, उसकी रिमांड बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी तेज कर दी गई है। दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और दानिश की एनआईए रिमांड 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तो बताते हैं आपको चले, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की रात को ब्लास्ट की घटना हुई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल इसमें बताए जा रहे थे। अब इस पूरे मामले में लगातार एनआईए की टीम जो है एक्शन मोड में है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक बार फिर से आरोपी जो दानिश है उसकी रिमांड बढ़ा दी गई है, 7 दिन की रिमांड इसकी बढ़ा दी गई। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज प्रजापति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से आरोपी दानिश की रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, क्या कुछ कहें, क्या कुछ अपडेट? जी मनीषा, जिस प्रकार 10 नवंबर को लाल किले पर जो है एक आतंकी हमला होने की जो साजिश थी और उसका आरोपी है जो उम्र, उसको मदद पहुंचाने की जो है जसीर बिलाल पर जो है आरोप है और उसको 27 नवंबर को जिस प्रकार 7 दिन की एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था और 7 दिन का जो है उसको कस्टडी मिली थी। लेकिन जिस प्रकार कस्टडी और अब 7 दिन की बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी और भी जानकारियां एएनआई से प्राप्त करना चाहती हैं। आपको बताएं, जिस प्रकार आतंकी उम्र को उसने घर मुहैया कराया था और ड्रोन को जिस तरह दिल्ली में उन्होंने लोकेशन चेंज की थी और जो ब्लास्ट हुआ था उसमें सीधा सीधा हाथ जसीर बिलाल का पाया जा रहा है। तो एएनआई चाह रही है कि कोर्ट से कि इसको रिमांड दी जाए, तो आज 7 दिन का रिमांड एएनआई को और मिल गया है। आपको बताएं, जिस प्रकार लाल किला ब्लास्ट में उमर ने जो है साजिश को अंजाम दिया था, उसी में जसीर बिलाल का जो है हाथ पाया गया था। और आपको बताएं, जम्मू कश्मीर अनंतनाग
का ये रहने वाला है। वहां से इसकी गिरफ्तारी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में आज जो है इसको पेश किया गया था और 7 दिन का रिमांड इसको बढ़ाया गया है। जी मनीषा। मनोज, इस पूरे मामले में और भी जो आरोपी है उनको लेकर क्या कुछ अपडेट, उनके रिमांड को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार मनीषा कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई, एएनआई चाहता है कि अभी जो रिमांड है 4 लोगों की ओर ली गई थी 14 दिन के लिए, ताकि जो कड़ियां जुड़ रही है उन कड़ियों को परत दर परत जोड़ा जाए और उनसे कहीं ना कहीं वो एविडेंस इकट्ठा किए जाए। और ये भी एक एनआईए की तरफ से खुफिया जानकारी प्राप्त हुई है कि हो सकता है आतंकी और इस तरह की गतिविधि में शामिल हो उन लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है, ताकि इन लोगों से वो चीजें उगलवाई जा सके जो इन्होंने इस साजिश को रचने में रची थी, ताकि देश को और सुरक्षित और मजबूत किया जा सके, ताकि ये लोग इस तरह की और आतंकी वारदात को अंजाम ना दे सके। दिल्ली दहल गई थी इस आतंकी हमले से, क्योंकि जिस तरह साजिशन इस तरह का जो आतंकी हमला था काफी बड़ा था और जो चाक चौबंद कही जाने वाली दिल्ली देश की राजधानी है, वहां इस तरह का आतंकी हमला होना बड़ी बात है मनीषा। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस और एएनआई मिलकर इस पर कार्रवाई कर रही है और देश की तमाम वो बड़ी एजेंसियां इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। और आपको बताएं, इस आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने स्वयं संज्ञान लिया और जिस प्रकार आतंकी को गिरफ्तारियां हो रही है जारी है। दानिश की रिमांड बढ़ा दी गई है, 7 दिन की रिमांड उनकी बढ़ाई गई है। तमाम जानकारी के लिए मनोज बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए एक और बड़ी खबर वाराणसी से आप तक पहुंचा दे, जहां पर कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, अब कफ सिरप तस्करी में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शुभम जायसवाल के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आरोपी शुभम जायसवाल के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। बताते आपको चले कि शुभम की मां से पूछताछ के बाद नोटिस चस्पा यहां पर किया गया। पैन कार्ड, बैंक खातों और कंपनियों की डिटेल उनसे मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस तरह से जहरीले कफ सिरप मामले में कई बच्चों की जान चली गई थी, अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। आरोपी शुभम जायसवाल के घर पर नोटिस लगाया गया है। पैन कार्ड, बैंक खातों और कंपनियों की डिटेल उनकी मां से मांगा गया है। इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। तो ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इस पूरे मामले में अब दर्ज किया है। आरोपी शुभम जायसवाल के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आरोपी शुभम जायसवाल के घर पर नोटिस लगाया गया है। शुभम की मां से भी पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद नोटिस चस्पा किया गया। और चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सचिन पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से जहरीले कफ सिरप में पीने की वजह से कई बच्चों की जान चली गई थी, अब इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। आरोपी शुभम जायसवाल के घर पर पूछताछ उनकी मां से किया गया है, नोटिस लगाया गया, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें तो शुभम जायसवाल के घर पर जो कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जो कि दुबई में इस समय है, उसको लेकर के ईडी का जो उनके जो मकान प्रहलाद घाट पे जो मकान है और तमाम जो सिगरा वाले मकान पे ईडी ने एक चस्पा किया है नोटिस, जो कि उनकी माता जी से पूछताछ भी जो है वो भी चल रही है। और लगातार शुभम जायसवाल को लाने की भारत सरकार ने भी लुकआउट का नोटिस जारी किया है। उसके बाद शुभम जायसवाल को भी भारत लाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी चल रही है भारत सरकार की। अब देखना होगा कि शुभम जायसवाल जो पूरे मास्टरमाइंड है किस कफ सिरप को लेकर के, उसमें कितना अभी यहाँ पर जो दुबई जाके बैठा हुआ है शुभम जायसवाल, उसपे कई ऐसे जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब अभय सिंह टाटा की जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, उसके बाद कई ऐसे जो राज थे वो खुल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शुभम जायसवाल जो कि इस पूरे कड़ी का जो मास्टर माइंड है, वो अपने दोस्तों के साथ में दुबई में जाके बैठा हुआ है। लेकिन उससे पहले बता दें कि उसके नाम पर जो लुकआउट का नोटिस भी जारी है और आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सिगरा और प्रहलाद घाट के जो उनके मकान है उस पर नोटिस चस्पा किया है। आखिर में जब नोटिस चस्पा होने के बाद हो सकता है तो शुभम अपनी जो है सरेंडर कर दे। लेकिन देखना होगा कि अब इसमें कितना जो, क्योंकि लगातार जो पूछताछ है वो भी जारी है इस समय। जी सचिन, उनकी मां से भी पूछताछ किया गया, नोटिस चस्पा किया गया, इस बात की क्या कुछ जानकारी, उनकी मां ने क्या कुछ सबूत दिए हैं पुलिस को? देखिए अभी इस बारे में वाराणसी कमिश्नरेट की जो पुलिस है उसने भी जारी नहीं किया कि आखिर में उनकी मां से जब पूछताछ हुई तो आखिर में पूरी बातें क्या सामने निकल के आई। लेकिन ये जरूर है कि पूछताछ में कुछ ना कुछ अहम जो जानकारियां हैं वो ईडी को हाथ लगी हैं और उसके बाद जो है ईडी ने अपनी जो कार्रवाई है वो किया है। जी
जी बिल्कुल, तो जांच पड़ताल जारी है। अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई है। तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत शुक्रिया आपका। और बात करेंगे बरेली की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बताते आपको चले कि बीडीए की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी गई है। दूसरे दिन चला ध्वस्तीकरण अभियान। तौकीर रजा के करीबी पर कार्रवाई की गई है। 2 बारात घरों पर चला है बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर देखी गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। ये पूरी कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी देखी गई है। बीडीए की ये पूरी कार्रवाई है और दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण अभियान यहां पर जारी रहा। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। यूपी की बरेली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बुलडोजर से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तौकीर रजा के करीबी के घर पर इस पूरी कार्रवाई को किया गया। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली संवाददाता अंकुर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी आप बता रहे हैं जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, तौकीर रजा के करीबियों पर ये कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, तौकीर रजा के ये दोनों करीबी हैं जिनके बारात घरों पर 2 दिन से यानी कि कल और आज पूरा दिन जो बुलडोजर की कार्रवाई पीडी की तरफ से फोर्स की गई। दरअसल जो तौकीर ये रजा के करीबी थे, इनके जो बारात घर है उन पर जो कार्रवाई की गई है, कल पूरा दिन कार्रवाई की गई। जैसे ही शाम ढलती है उसके बाद उस कार्रवाई को रोक दिया जाता है। उसके बाद आज सुबह जैसे ही 11:30 के बीच में जो बीडीए विकास प्राधिकरण की जो टीम थी वो मौके वहां बारात घर पर पहुंचती है। उसके बाद इलाके फिर से हल्का मच जाता है और जो बुलडोजर है वो फिर से अपनी कार्रवाई पे लग जाते हैं और बारात घर को ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई थी वो पूरी करने में लग जाते हैं। फिलहाल शाम होते होते बारात घर को उसके नीचे जमींदोज कर दिया। फिलहाल अभी कह सकते हैं अगर जो और बारात घर है उन पर भी जो बीडीए की जो सुई है वो लटक रही है। जी अंकुर, वहां के लोगों को क्या पहले से हिदायत कोई दी गई थी? क्योंकि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की, ऐसे में धूल मिट्टी काफी उड़े होंगे, ऐसे में लोगों को लेकर क्या कुछ सावधानियां बरती गई थी पुलिस की ओर से? देखिए बिल्कुल, अगर बताया जाए कि लोगों को जो जानकारी पहले उनको दी गई थी, साफ तौर पे इन जो बारात घर है जिनको ध्वस्तीकरण किया गया, आपको बता दूं अहम बात, इन बारात घर को ध्वस्तीकरण करने के लिए ये जो कार्रवाई ये तो 14 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये फाइलों में दब के रह गई। तो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में जो अधिकारी है जिनकी तरफ से ये फाइलों को दबा दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से 26 तारीख का जो दंगा हुआ उसके बाद बरेली में एक एक करके लोगों को चिन्हित किया गया। विकास प्राधिकरण की तरफ से लोगों को चिन्हित करने के बाद ऐसे अवैध जो स्थान जिनको अवैध तरीके से बिना नक्शा पास किए बनाया गया था उस पर जो कार्रवाई थी बीडीए की तरफ से वो की जा रही है। लगातार कल भी कार्रवाई की और आज भी कार्रवाई की और ऐसे तमाम ऐसे जो इलीगल तरीके से बने हुए जो स्थान है उन पर भी बीडीए की जो सुई है वो लटक रही है, उन पर भी कार्रवाई। क्योंकि जिस तरीके से आज दोबारा उसी जोशी टोला यानी कि बारदाई थाने क्षेत्र के इलाका है जो जोशी टोला, वहां जब बुलडोजर पहुंचता है उसके बाद जो लोग हैं फिर सहम जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक सिर्फ अगर परिवार वालों की बात करें, बताना चाहूंगा आपको, अगर तो परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा तौकीर रजा से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा तौकीर रजा से हमारी रिश्तेदारी जोड़ी जा रही है और उन्होंने तमाम तरीके की रोकने की वहां पर बीडीए को या पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए गुहार लगाई, लेकिन बीडीए का जो पंजा था, पीला पंजा कह सकते हैं, वो कहीं नहीं रुका है। उसने अपनी पूरी कार्रवाई की है। जी अंकुर, ये कार्रवाई करने से पहले क्या किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया था? बिल्कुल, नोटिस की बात करें तो उनको 3 दिन पहले भी नोटिस दिया गया था कि आप अपने मकान को खाली कर दीजिए, बारात घर को खाली कर दीजिए। क्योंकि उस बारात घर में ये कमर्शियल बारातें तो होती थी, उसके बारात घर में ये लोग रहते भी थे, तो कहीं ना कहीं इसको नोटिस भी दिया गया। फिलहाल जब नोटिस का कोई जवाब उनके पास नहीं पहुंचता है दोबारा बीडीए के पास, तो उसके बाद जो बीडीए की कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर उस बारात घर पे पहुंचता है और उसको आज जमींदोज कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर जारी है। तस्वीरें आपने देखी। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल अंकुर बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी बीच सहारनपुर से आप तक खबर पहुंचा दें, जहां पर एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर यातायात पुलिस ने सर्दियों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। और इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टैप किया गया है, जिससे कि पुलिस विभाग ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि कोहरे के कारण अक्सर वाहन दिखाई नहीं देते और दुर्घटना हो जाती है। पुलिस ने ड्राइवर को भी कोहरे में गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखने और सुरक्षित तरीके से चलाने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। जैसा कि आपको विदित है कि अभी शुगर केन क्रशिंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ने की ढुलाई कर रहे हैं और इसमें
अभियान चलाया गया है हर प्रत्येक वाहन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का, जिसमें कि पीछे और आगे दोनों साइड रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए जा रहे हैं। गन्ना मिल ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग भी ली गई है, जिसमें कि उन्हें रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए निर्देशित एसएसपी सर और डीएम सर द्वारा भी किया जा चुका है। इसमें यह भी अवगत कराना है कि निरंतर अभियान के अलावा भी आज से समस्त पेट्रोल पंप ओनर्स से भी मीटिंग करके उनको निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें कि उन्हें नो रिफ्लेक्टर नो फ्यूल पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा। और आज से ये अभियान चालू किया जाएगा कि जिसमें भी रिफ्लेक्टर टेप नहीं हो उनको फ्यूल ना दिया जाए। ये जो कदम है ये घने कोहरे में जो रिफ्लेक्टर टेप ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो उसकी रोक। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से पुलिस ने यातायात से लोगों को अवगत करवाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये जो पहल की है वाकई में सराहनीय है। जी देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में अब घना कोहरा चलने वाला है, कभी भी कोहरा आ सकता है, कोहरे की दस्तक हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो जो वाहन होते हैं उनका खतरा रहता है टकराने का, एक्सीडेंट होने का। इसको लेकर ही एसएसपी सहारनपुर ने यह निर्देश जारी किए हैं कि जो भी वाहन है, चाहे गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली हो या फिर जो बड़े वाहन है वो हो या फिर जो टेम्पो हैं, जो भी सवारी वाहन है, उनको भी सब पर रिफ्लेक्टर लगाए जाए, ताकि रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाए ताकि दुर्घटना कम से कम हो। और इसमें कई बार देखा जाता है कि घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे में दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हैं, तो इन्हें रोकने के लिए एसएसपी ने ये यातायात जो पुलिस है, यातायात पुलिस को ये निर्देशित किया है कि इन सभी ऐसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं। साथ ही जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनको भी आदेशित किया गया है कि कोई भी ऐसे वाहन है उनको तेल ना दिया जाए जो कि नियमों का पालन ना करें। ऐसे ही आगे बात की जाए तो जो भी गाड़ियां हैं या ट्रक हैं, ड्राइवर, इनको भी समझाया गया है कि अपने वाहनों की रफ्तार धीमी रखें ताकि सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें और कोई दुर्घटना ना हो। जी संजय, पुलिस के इस अभियान को लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, सहारनपुर में लोग बाग इसका सहयोग करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने जो गाड़ियां हैं या ट्रैक्टर हैं या वाहन हैं उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाई है और वह पूरा सहयोग करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं उनके लिए भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि अपने घर पहुंचना है और अपनी जिंदगी बचानी है। तो ये आम आदमी के लिए भी बहुत ही सुरक्षित है और इसका अधिकतर लोग स्वागत भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सुरक्षित तो है ही। संजय, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि सहारनपुर के कौन कौन से क्षेत्र में पुलिस ने ये अभियान चलाई है? सहारनपुर के अधिकतर जो देहात क्षेत्र हैं उनमें यह अभी प्रोग्राम चला है, क्योंकि अधिकतर लोग गन्ना की यहाँ ढुलाई करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में गन्ना है तो गन्ने ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हैं या फिर गन्ने के ट्रक चलते हैं, तो उसे लेकर पहले देहात क्षेत्र में यह अभियान चलाया है, लेकिन पूरे जनपद में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जी संजय, और पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए, यातायात के नियम को बताने के लिए क्या कुछ कर रही है? किस तरह से उसे समझाया जा रहा है? सहारनपुर पुलिस लगातार अपने व्यवस्थाएं चला रही है और लगातार गांव में जाकर या फिर मीटिंग लेकर, थानों में मीटिंग लेकर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और सबको यातायात के नियमों का पालन करने के लिए। और जैसा अब सर्दी आ रही है, इससे बचने के लिए अपनी रफ्तार धीमी रखें, देखकर चलाएं और सुरक्षित चलें। जैसा कि दिन में अब आगे कोहरा पड़ेगा तो उसमें दिन में ही ज्यादा सफर करें। इस तरह की तैयारियां पुलिस ने की हैं और सबको ऐसे समझाया भी जा रहा है। जी संजय, ये भी समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से सहारनपुर में सड़क दुर्घटनाओं की जो खबर सामने आती है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? किस वजह से दुर्घटनाएं वहां पर होती हैं? दुर्घटनाओं का कई बार कारण अलग अलग देखा जा रहा है, लेकिन अब कोहरा आने वाला है, होना रहती है। और पिछले सालों में एक दो दुर्घटना कोहरे के कारण हुई भी हैं। कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि सहारनपुर से होकर कई हाईवे गुजर रहे हैं। देहरादून पंचकुला हाईवे हो, चाहे फिर दिल्ली देहरादून हाईवे हो, तो कई तरह हाईवे हैं। तो इन पे देखा जाता है कि कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। तो इसे लेकर भी लगातार अब प्रशासन सतर्क हो गया है और पहले से ही अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। बिल्कुल, तो क्या पुलिस के इस अभियान के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी आई है?
अभी यह तो आगे आगे चलने में पता ही चलेगा आगे चल करके कितनी इसमें कमी आएगी, लेकिन जैसा कि पुलिस प्रशासन अपना सोच रहा है उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो अपनी सोच समझ के साथ आदमी अगर चलेगा तो उसको कहीं ना कहीं अपनी दुर्घटना से बचेगा और इन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो जी बिल्कुल, तो पुलिस की वाकई में सराहनीय पहल यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय बहुत शुक्रिया आपका।